हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आपके रिविजन्स काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले तो जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी में ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कभी ऐसे 100% नहीं होते कि आप कोई गुड्स को सप्लाई करो और आपका पेमेंट उसके लिए तुरंत आ जाए। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया हो, तो उसका पेमेंट 2 महीने बाद आ रहा हो, 1 महीने बाद आ रहा हो, बट सप्लाई तो आज ही एग्जीक्यूट हो गया। फिर टैक्स पेयर क्या बोलेगा, पेमेंट तो 2 महीने बाद आने वाला है, तो फिर जीएसटी अभी क्यों भरे। यस, इसी डिस्कशंस के ऊपर आया है टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई, जो इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है कि हमें ये सप्लाई किस मंथ का, किस समय का फिक्स करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली उसी समय का ये सप्लाई माना जाएगा, उसी समय जीएसटी लगेगा और उसी समय जीएसटी का पेमेंट भी भरना पड़ेगा और उसी मंथ का रिटर्न जाएगा। तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई इस टॉपिक के जरिए हम ये करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि ये सप्लाई किस मंथ का है। यस, तो चलिए देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन, स्टार्टिंग विद द सेक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई शुरू होता है सेक्शन नंबर 12 से। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 आपको अभी इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, सेक्शन नंबर 12 है और 13 है। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 13 करता है बात टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसमें देखते हैं सेक्शन नंबर 12 सबसे पहले, टीओएस इन केस ऑफ गुड्स। टीओएस इन केस ऑफ गुड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दो सेक्शन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 12(2) एंड 12(3), सेक्शन 12(2) एंड 12(3). देखिए, अब तक के हमारे जो सेक्शंस हुए जीएसटी में वो है सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) रिवर चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, इको, ये सब 9(5) इको, यस। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 10 is of composite supply, section number 11 exemptions, and now we are studying section number 12 and 13 time of supply. तो देखिए section number 12(2) talking about the forward charge. Forward charge, in case of time of supply of goods, if the case is of forward charge, अगर ये सप्लाई ही एक फॉरवर्ड चार्ज का सप्लाई है तो उस केस में टीओएस रहेगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, एंड डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, अर्लीस्ट ऑफ, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, एंड द पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर। पहला, डेट ऑफ इनवॉइस, वो डेट जो आपके इनवॉइस पे लिखा है, जिस दिन का इनवॉइस है, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू किया है, जनरेट किया है, दैट विल बी योर डेट ऑफ इनवॉइस। एंड सेकंड द थिंग, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये हो गया पहला। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सर, डेट ऑफ इनवॉइस तो इनवॉइस पे दिया है वो है, बट लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो सकता है? इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन नंबर 13(1), section number 31(1), section number 31(1), which tells about the time limit of issue of invoice. 31(1) for goods, 31(2) for services. Now for goods, where the supply involves moment of goods, what will be the last date of issue invoice? The last date of issue invoice will be before at the time of removal of such goods for supply. अगर मोमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस क्या रहेगा इस केस में? वो डेट जब ये गुड्स रिमूवल हो गए उसके पहले, उसके पहले। नेक्स्ट, इन एनी अदर केसेस, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर टू, देयर ऑफ टू दी रेसिपिएंट्स। अगर इसके अलावा कोई केस है, मोमेंट ऑफ गुड्स के अलावा कोई केस है, तो जब डिलीवरी हुई गुड्स की तब। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, होता है ना केस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली मंथली गुड्स का सप्लाई होता जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट जो है एकदम से नहीं होगा, पेमेंट पीरियोडिकली होता है। यस, बट सप्लाई कंटिन्यू होता है, पेमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेटमेंट जनरेटेड पीरियोडिकली। सो इस केस में क्या होगा? द इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस शुड बी issued before at the time of issuance of periodical statements or receipt of periodical payment. या तो हो सकता है पेमेंट पहले हो चुकी है, या तो हो सकता है कोई पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू हो चुका है। फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के एग्जांपल में लेते हैं हम दूध वाला। हर सवेरे दूध वाला आता है, दूध देके जाता है, उसका पेमेंट या पीरियोडिकल स्टेटमेंट जनरेट होता है महीने के आखिरी में। तो महीने के आखिरी में हो सकता है पेमेंट पहले हो जाए, या हो सकता है स्टेटमेंट पहले जनरेट हो जाए। जो भी पहले जनरेट हो गया,
that will be your last date to issue invoice. Yes, that will be your last date to issue invoice. Now, case number D, in case of goods sent or taken on approval basis, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि भैया आप गुड्स को लेके जाओ, अगर पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। अब सोचिए इस केस में क्या हो सकता है। एक तो सामने वाला अगर गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे लेके गया तो आपको विद इन टाइम पीरियड वो अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल दे दिया यानी सर उस मंथ का वो सप्लाई माना जाएगा, उस टाइम का वो सप्लाई माना जाएगा। बट अगर अप्रूवल नहीं दिया तो कब तक वेट किया जाए, कब तक वेट किया जाए। तो जीएसटी वाले कहते हैं भैया आप तो जिंदगी भर वेट करो, लेकिन हम वेट करेंगे सिर्फ 6 महीने तक। हम वेट करेंगे सिर्फ 6 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जब से गुड्स रिमूव हो गए, सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस हो गए, उस दिन से लेके तो 6 महीने तक हम वेट करेंगे। 6 महीने जैसे ही कंप्लीट हो गए, अभी तक अगर उसका कोई आंसर आया नहीं, इनवॉइस जनरेट हुआ नहीं, दैट विल बी योर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, द डे कमिंग आफ्टर द एंड ऑफ द 6 मंथ्स। सो ये होता है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी ये आखिरी तारीख है जब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों में से डिसीजन ले लेंगे। सो दिस इज डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस एंड द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अभी हमने देखा। एंड द थर्ड वन, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। या तो ये चेक करो कि सप्लायर को पेमेंट कब आ गया। जब सप्लायर को पेमेंट आ गया यानी दैट डेट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट। नाउ इन तीनों चीजों में से जो भी पहले होगा, जो भी डेट पहले आएगी, दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, यस, क्विकली रिवाइज कर लिया हमने। क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्ज। अभी देखिए, हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। दिस टॉक्स अबाउट एनी एडवांस पेमेंट्स। हो सकता है एडवांस पेमेंट्स आई हो, यस, कि भैया ये एडवांस रख लो, मुझे आप सप्लाई कर देना। तो इन केस ऑफ दैट एडवांस पेमेंट्स, हम डिसीजन लेते हैं इन दोनों में से, either the date of issue of invoice or the last date of issue of invoice, whichever is earlier. So अगर केस होगा क्वेश्चन में कोई एडवांसेस का, तो ये नोटिफिकेशन लगा के आप उसका अल्टरनेटिव आंसर भी डिराइव करोगे। नाउ यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है आपके अटेम्प्ट में। In case of notification number 66/2017, this notification will not apply in case of registered person making supply of specified actionable claims. अगर कोई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करता है तो उस केस में ये नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 अप्लाई नहीं होगा। इसको एग्जाम्पशन किया गया है, यस, इसको हमने डिटेल में हमारे रेगुलर बैचेस में डिस्कस किया है। सो इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक्शनेबल क्लेम्स का अगर कोई सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, उसके ऊपर हम नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 नहीं लगाएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। सो ये बातें हो गई सेक्शन नंबर 12(2) की। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12(3) की। अब सेक्शन नंबर 12(3) किसके बारे में बात करता है? केसेस ऑफ रिवर्स चार्ज। हमने काफी केसेस देखे रिवर्स चार्ज के, बट ये रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स है, गुड्स में कम है, सर्विसेज में बहुत ज्यादा है। यस, सो रिवर्स चार्ज के केस में डिसीजन क्या ले? व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शुड बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, डेट फॉलोइंग द 30 days आफ्टर द इश्यू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर। यस, सो रिवर्स चार्ज के केस में हम टीओएस का डिसीजन कैसे लेंगे? विच विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये देखो कि गुड्स मिल गए हैं, वो तारीख, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ये देखो कि पेमेंट हो गई है, वो तारीख, डेट ऑफ पेमेंट। या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जब सप्लायर आपको इनवॉइस इशू करेगा उससे 31st डे कौन सा आ रहा है ये देखो। इनमें से जो भी पहला होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। और वेयर द अबाउट इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, ये देखो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब की है, वो चीज। नाउ जब हम बार बार बात कर रहे हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यानी क्या? इट विल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी। ये देखो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एंटिटी ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब किया है, यस, इस पेमेंट को रिकॉर्ड कब किया है वो देखो। या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द एंटिटीज बैंक अकाउंट।
ये देखो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट कब हुआ, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी दैट विल बी योर डेट ऑफ पेमेंट। जहां जहां डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया है ना बेटा, जहां जहां डेट ऑफ पेमेंट दिया है वहां वहां डेट ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग date on which entry is recorded in the books of account, or the date of payment of credit or debit in the bank account, whichever is earlier. So ये होता है date of payment. So इसी तरह से हमने एक फटाफट रिवीजन ले लिया है टीओएस ऑफ गुड्स का, टीओएस ऑफ गुड्स का। अब हम चलते हैं टीओएस ऑफ सर्विसेज की तरफ, सेक्शन नंबर 13। अगेन यहाँ पे देखो दो सबसेक्शंस 13.2 एंड 13.3। अब 13.2 में क्या होगा, 13.2 टॉक्स अबाउट अगेन फॉरवर्ड चार्ज। 13.2 बात करता है फॉरवर्ड चार्ज की, और इसमें भी देखो दो केसेस हैं, वेयर इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड, इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द टाइम पीरियड। यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है, विद इन द टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस? सो हम ये बात करेंगे सेक्शन नंबर 31.2। जैसे 31.1 कह रहा था लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, ये बात करता है टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात की गई है। सबसे पहले बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी उसके पहले या उसके बाद में कितने दिन तक, बट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या तो आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस की है उसके पहले या उसके बाद में 30 दिनों तक। एंड इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये 30 दिनों की लिमिट बन जाती है 45 days। अगर आपने इस डेट तक के इनवॉइस इशू कर दिया, इस टाइम पीरियड में इनवॉइस इशू कर दिया, तो इसे हम कहेंगे इनवॉइस इशूड विद इन टाइम पीरियड। इसे हम कहेंगे इनवॉइस इशूड विद इन टाइम पीरियड। अगर इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब डेट्स के बाद में किया तो इनवॉइस नॉट इशूड विद इन अ टाइम पीरियड। यस। अगेन दूसरी तरफ चलते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगेन यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल पोस्टपेड बिल। पोस्टपेड बिल क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। आप कंटिन्यूअसली पूरा मंथ उसका सर्विस ले लो और आपको पूरा मंथ होने के बाद में चार्जेस होते हैं। यस, पूरा मंथ होने के बाद में आपको चार्जेस होते हैं, बिल जनरेट होता है और वो बिल के अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इस केस में देखो, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। उस ड्यू डेट के पहले अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो हम कहेंगे इनवॉइस इशूड विद इन टाइम पीरियड। अगर बाद में किया तो इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम पीरियड। आगे, सर हमें कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट नहीं दिया गया है, तो ये देखो पेमेंट रिसीव हुआ है तो डेट ऑफ पेमेंट, ये देखो पेमेंट रिसीव हुआ है तो डेट ऑफ पेमेंट। अगर डेट ऑफ पेमेंट के पहले इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, अदरवाइज इनवॉइस इशू नॉट इशूड विद इन टाइम। एंड द थर्ड, सर हमें ना ही ड्यू डेट पता है ना ही पेमेंट पता है, अब क्या करें? कम से कम वो इवेंट तो पता होगा। यस, वो इवेंट तो पता होगा। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट, जिस इवेंट से ये पेमेंट लिंक्ड है, जिस इवेंट से ये पेमेंट लिंक्ड है, वो इवेंट कंप्लीट हो जाने तक के आपके पास टाइम पीरियड रहेगा कि इनवॉइस इशू कर दो। अगर कर दिया तो इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, अदरवाइज इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम। सर चलो अगर हम पूरी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और इनवॉइस को टाइम के अंदर इशू कर देते हैं, इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड, तो क्या होगा? इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज द टीओएस विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट? Date of issue of invoice by the supplier and the date of receipt of payment. Date of issue of invoice by the supplier and the date of receipt of payment, whichever is earlier, जो भी पहले आएगा वो। सर अगर इनवॉइस को विद इन टाइम इशू नहीं किया तो, अगर इनवॉइस को मैंने विद इन टाइम इशू नहीं किया तो टीओएस विल बी द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सिर्फ एक ही चीज चेंज है, यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, यहाँ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है। ये चीज ध्यान में रखो, अगर इनवॉइस इशूड विद इन टाइम है तो डेट ऑफ issue of invoice or date of payment whichever is earlier. If issued not within time, then date of provision of service or date of payment whichever is earlier. अब हम बात करते हैं बेटा आगे टीओएस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज।
सेक्शन 13(3) रिवर्स चार्ज के काफ़ी केसेस है, अगर आप रिवाइज कर पाओ तो देखो काफ़ी केसेस है। जैसे एक है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला रिवर्स चार्ज, एक है लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट का, स्पॉन्सरशिप सर्विस, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, काफ़ी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में पूरा एक लिस्ट दिया है आपको। और रिवर्स चार्ज के केस में ना क्वेश्चंस में कभी भी क्या करते हैं, आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे नहीं कि रिवर्स चार्ज का केस है टीओएस फाइंड करने के लिए। वो क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन ही उस तरह का एक केस स्टडी बना के देते हैं। मान लो मैं एडवोकेट के पास गया और उनसे लीगल सर्विसेज ली, अब ये केस कौन सा होगा आप ही बताइए, फॉरवर्ड चार्ज, ये लीगल रिवर्स चार्ज, ये होगा रिवर्स चार्ज। हमें पता है अंडर सेक्शन 9(3) एक लिस्ट है जिसमें लिखा है एडवोकेट से कोई भी तरह की लीगल सर्विसेज ली जाए वो कैसी होती है, रिवर्स चार्ज। यस, टू द बिजनेस एंटिटी, मैं बिजनेस एंटिटी हूं और एडवोकेट के पास जाके कोई भी लीगल सर्विसेज ले रहा हूं, द रिवर्स चार्ज केस विल अप्लाई। सो क्वेश्चन में अगर ये चीज दी है तो आपको आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा और जजमेंट लेना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है या रिवर्स चार्ज का, और अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन लगाना पड़ेगा, या तो 13(2) या तो 13(3). तो चलो यहां देखते हैं, अगर रिवर्स चार्ज का केस है 13(3) वाला, तो उसमें टीओएस क्या रहेगा। टीओएस ऑफ सर्विसेज विल बी earliest of the following what, date of payment or 61st day from the date of issue of invoice by the supplier. Now compare these things with TOS in case of reverse charge of goods. गुड्स के केस में क्या था, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 31st डे। यहाँ पे भी डेट ऑफ पेमेंट है बट डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ नहीं है, और यहाँ पे 31st की जगह है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय दी सप्लायर, बाय दी सप्लायर। और अगेन यहाँ पे आप कोई भी इवेंट्स जो दिए असर्टन नहीं कर पाओ तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये हो गया हमारा मेजर सेक्शन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12(2), 12(3), 13(2), 13(3). याद रखिएगा प्रॉपरली प्रोविजंस के साथ, और केस स्टडी पढ़ के डिसीजन लेना कि ये फॉरवर्ड चार्ज का या रिवर्स चार्ज का। नाउ आगे बढ़ते हैं। यस, द रिमेनिंग सेक्शंस, section 12(4) and 34, section 12(4) and 13(4), TOS of voucher exchangeable for goods or services, TOS in case of vouchers। अब देखिए वाउचर्स के केस में क्या होता है, कभी कभी है ना कोई हमें वाउचर मिलता है और उस वाउचर पे लिखा होता है स्पेसिफिकली कि इस वाउचर के रिडेम्पशन पे आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वाउचर मिला कि आप बर्गर किंग पे जाके 99 रुपीज का चीज बर्गर खा सकते हो। यस, लिखा है उस पर स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको क्या मिलने वाला है, बर्गर मिलने वाला है। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइबल, उसे कहते हैं हम आइडेंटिफाइबल। इफ सच वाउचर इज बीन इश्यूड विच इज आइडेंटिफाइबल, तो उस केस में टीओएस होता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ दी वाउचर। जैसे मैंने अगर आज आपको वाउचर दिया और आप अगले हफ्ते जाके उसको रिडीम कर रहे हो, बट उसका टीओएस हो जाएगा आज, डेट ऑफ इश्यू ऑफ दी वाउचर, क्योंकि उस पर आइडेंटिफिकेशन लिखा है कि उस पर आपको मिलने क्या वाला है। अब केस नंबर 2, हो सकता है मैं आपको वाउचर दे दूं लेकिन उस पर लिखा ही नहीं है, उस पर यही लिखा है कि आप बर्गर किंग में जाके 100 रुपए तक कोई भी चीज खा सकते हो। यस, तो कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक गुड्स लिखा है कि आप उस पर यही ले सकते हो, नहीं लिखा है ना, तो उस केस में क्या होता है, इन दैट केस टीओएस विल बी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। इसका मतलब अगर मैं आज आपको वाउचर दूं और आप अगले हफ्ते जाके उसको रिडीम करते हो तो टीएस होगा उस दिन जिस दिन आप उसको रिडीम करते हो। तो ये होता है इन अदर केसेस और ये होता है इन आइडेंटिफाइबल केसेस। नाउ इन केस ऑफ सेक्शन 12(5), 13(5), टीओएस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेसिडुअल केसेस, यानी ऊपर दिए गए कोई भी केसेस अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो बचा है यही केस, यही हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, where it is not possible to determine the time of supply under the other provisions given above, what will be the TOS? Where a periodical return is being filed, due date of filing of such return, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, अदरवाइज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, या कभी जब आप टैक्स पे करोगे दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन ऑल द अबाउ केसेस। अगर आप नहीं निकाल पाओ तो यहां आ जाओ। Now, last section 12(6) and 13(6). 12(6) and 13(6). 12(6), 13(6) talks about any addition in the value. Any addition in the value by way of interest, late fee, penalty, etc. etc. अब देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख के गुड्स का सप्लाई किया, अब जैसे ही मैंने सप्लाई किया इस 1 लाख पे टीओएस फिक्स हो गया। यस, यानी इस 1 लाख का टीओएस फिक्स हो गया, इसका रिटर्न चला जाएगा, इसका टैक्स भी चला जाएगा।
मान लो 2 महीने में पेमेंट नहीं आया, तो मैंने है ना इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी लगाया है सामने वाले पे, और वो है 10,000 रुपए। यानी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल्स टू 1,10,000। लेकिन इसमें से 1 लाख के ऊपर टीओएस ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। यस, फिक्स हो चुका है। बट इस 10,000 पे अभी तक टीओएस फिक्स हुआ है क्या? नहीं। तो इस पे भी करना पड़ेगा। यस, इस पे भी करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हम टीओएस क्या देंगे? टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। ये देखो कि आपको ये 10,000 का लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट कब मिला है। जब ये अमाउंट आपको मिल जाएगा ना, दैट टाइम विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इसी तरह से देखिए, हमने पूरा टीओएस यहाँ पे कंप्लीट किया है प्रॉपर वे में। जितना जल्दी हो सके हमने रिवाइज करने की कोशिश की है। आप ध्यान रखना, इसके सेक्शन 12.2, 12.3, फिर सेक्शन 13.2, 13.3, फिर इसके बाद सेक्शन 12.4, 13.4, फिर 12.5, 13.5 और 12.6 और 13.6, और इसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 13.1 एंड सेक्शन नंबर 13.2। ये है पूरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो चलिए, एक शॉर्ट रिवीजन हो गई है। अब अगले टॉपिक का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट किया है। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, एक और इंस्ट्रक्शन आज वापस आपके लिए। देखिए, हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा रेगुलर बैचेस, अपकमिंग रेगुलर बैचेस फॉर दी मई 2025 अटेम्प्ट एंड जून 2025 अटेम्प्ट, बहुत ही जल्द, वो भी 21 सितंबर और 25 सितंबर से। मैं आपको बता दूं, 21 सितंबर से शुरू होने वाली है हमारी टैक्स की रेगुलर बैचेस। यस, टैक्स की रेगुलर बैचेस। और 25 सितंबर से शुरू होने वाली है हमारा सीए फाउंडेशन का कंप्लीट बैच विद ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। और हाँ, वो भी एट बहुत ही शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप ये शॉकिंग प्राइस जानना चाहते हो? यस, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो और पूरा डिटेल्स इस पे आप ले सकते हो। तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपको रेगुलर बैचेस में। बाय बाय।